हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है 29 सितंबर का जो आपका एग्जाम हुआ था उस पे सेकेंड शिफ्ट का आज हम एनालिसिस करेंगे। सेकेंड शिफ्ट में पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आपका पेपर का लेवल कैसा था, आपका एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए थे उनसे मेरा बात हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिए थे उनसे बात हुआ। आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है उस पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली लेवल क्या था एग्जाम का वो भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर इसके अलावा, हाँ, ये मेरा नेट एंड जेआरएफ सक्सेस विद आकाश करके मेरा चैनल है, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर क्या करो। ठीक है, इस पे मैंने कॉमर्स पे आपके बहुत सारे एमसीक्यू प्रोवाइड करके रखे हैं जो पास्ट ईयर के हैं। ठीक है, उनको आप जाके देखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे एक चीज बोल चुका हूं कि आपके ये नहीं है कि आपका पर्टिकुलरली क्वेश्चन सेम आ जाता है, बट लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट हैं या जो आपके टॉपिक हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो मैंने उन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस करने बताएं। पर्टिकुलरली आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। आप बड़े क्वेश्चंस देख के डर जाते हो ना, तो वो नहीं करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े जरूर होते हैं, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। आप एलिमिनेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। थोड़ा सा इस पेपर में अगर हम बात करें, पेपर सेकेंड शिफ्ट के पेपर में, तो वहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा थे, मैचिंग वाइज क्वेश्चन ज्यादा थे, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस ज्यादा थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा थे। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये नेट का एग्जाम है, कोई सिंपल एग्जाम तो है नहीं कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दे देंगे। ये हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको हमेशा आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा आपका जो मैनेजमेंट और आपका कॉमर्स का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उनको डिस्कस किया है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है उनको डिस्कस किया है। पेपर 1 पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस किया है। 7 मिनट सीरीज, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। आप ये देख लो, ये 20 जो भी वीडियोज हैं, इन 20 में से 60 to 70 पे क्वेश्चंस आए हैं मैनेजमेंट के एग्जाम में भी और कॉमर्स के एग्जाम में भी। ठीक है, फिर आपका पीएचडी इंटरव्यू देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों का भी एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा चीजों को बहुत डाउन कर दोगे, डाउन नहीं करना है आपको, यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, तो आप जितना हो सके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो और देखो कि पीएचडी इंटरव्यू किस तरीके से होता है, क्या चीजें वहां पे पूछते हैं। ठीक है, और अगर आपका लगता है कि आपका नहीं हो रहा है तब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। दोनों केस पे अगर आपका हो रहा है तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत होता है। यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अगर हम पीएचडी की बात करें, वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत होता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो, वहाँ पे भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म पे नहीं। आपका नेट जेआरएफ निकल भी आएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नेट जेआरएफ निकल भी आया लेकिन उनका पीएचडी के लिए नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को पर्सनली, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर वो अपने कॉन्सेप्ट सुधारेंगे तो होगा उनका। ठीक है, पेपर 1 पे भी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उनको डिस्कस किया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रॉपर जो पूरी यूनिट है उसको डिस्कस किया है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की पूरी यूनिट है, उसमें क्रैश कोर्स भी अभी मैंने प्रोवाइड किया था कुछ दिन पहले। बेस्ट बुक्स के बारे में बात किया है, प्लस आपका कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है उनको भी डिस्कस किया है। हाँ, ये थोड़ा सा अबाउट मी। मैंने 4 टाइम्स नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जिसमें 3 टाइम मैनेजमेंट और 1 टाइम आपका कॉमर्स पे है कंटिन्यूसली। और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर से कॉर्पोरेट फाइनेंस पे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से। सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपका क्वेश्चंस थे वो पेपर 1 थोड़ा सा ये बोला गया है कि इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट पेपर 2 पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस होने की वजह से किसी किसी का छूट गया, वो इशू हुआ है। मैं ऑलरेडी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, मैंने टेलीग्राम का आपको लिंक दे दूंगा। मैंने पेपर के पहले आपको बोला था कि आप कोशिश ये करो कि जो 90 to 100 क्वेश्चन है जिसमें आपका केस स्टडी आता है कॉमर्स पे, ठीक है, और मैनेजमेंट पे भी सारे पेपर्स में आ रहा है, तो उसको पहले अटेम्प्ट करो। वो आप लोग नहीं किया, आप लोगों ने 10 से 15 मिनट बचा के रखे होंगे, लेकिन लेंदी केस स्टडीज आई थी सुनने में आया। तो यहाँ पे टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक मेथड के बारे में पूछा गया। लेवल ऑफ टीचिंग पे देखो हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। टूल्स ऑफ आईसीटी क्लासरूम टीचिंग पे प्रोजेक्टर के बारे में शायद क्वेश्चंस थे, उसका आंसर प्रोजेक्टर था। बहुत सारे लोगों ने आप में से बताया है प्रोजेक्टर लाइक दैट, क्योंकि यूज किया जाता है बेसिकली टीचिंग के लिए। ठीक है, फिर टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक आपके जो भी लर्निंग मेथड्स हैं या पर्टिकुलरली लर्निंग है, उस पर क्या डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बताया है। पर्टिकुलरली एक वीडियो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पे दिया था, अगर आप वो पढ़ के चले गए होते तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है। मैं देख रहा हूँ मैं एक एनालिसिस कर चुका हूँ, शिफ्ट 1 का एनालिसिस कर चुका हूँ, शिफ्ट 2 का भी करूंगा और मैनेजमेंट का भी एनालिसिस करूंगा, तो मोस्टली वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पेपर 1 का लेवल थोड़ा सा उतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं लगा मुझे, अगर कंपेयर करूँ पहले से भी, तो बस थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर से।
बट पेपर 2 पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई हैं। फिर अब हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से। रिसर्च एप्टीट्यूड से आपको क्वालिटेटिव रिसर्च पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, रिसर्च इथिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया, टी टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन ऐसा था, द हैकर वो हेल्प पुलिस, उसको बेसिकली इथिकल हैकर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वालिटेटिव जो रिसर्च के मेथड्स हैं वो मैंने आपको बताया है, ऑब्जर्वेशन, इन सबको मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, फोकस ग्रुप, केस स्टडी, इथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये जो वीडियो है रैपिड फायर पे, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, रिसर्च एप्टीट्यूड का, वो आप जाके देखो। इस पे ये सारी चीजें मैंने बताई, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च पे एक प्रॉपरली वीडियो है, रिसर्च इथिक्स क्या है, ठीक है, रिसर्च इथिक्स के टाइप कितने होते हैं, हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, सैम्पलिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, जितने टेस्ट है, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, वो सारा अच्छे से डिस्कस करके रखा है। फिर आपका आरसी जो था वहां पे, यहाँ पे मॉडरेट लेवल आया था, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई आरसी था जो सुनने में आया, बट इजीली बन गया था। फिर कम्युनिकेशन पे, क्लास कम्युनिकेशन पे क्वेश्चंस थे, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है उस पे क्वेश्चंस थे, जो बेसिकली लास्ट टाइम से ही रिपीट हो रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। उस पे क्या हो रहा है, बस लैंग्वेज चेंज हो जा रही है, ठीक है, क्वेश्चंस को बड़ा किया जा रहा है, यूपीएससी का लेवल ला रहा है, लाइक ए एंड बी, ए एंड बी एंड सी, इस तरीके से आपको ऑप्शंस देके कंफ्यूज किया जा रहा है, और ये एलिमिनेट हो जाते हैं इजीली। आप अगर मेरे वीडियोस देखोगे, मैंने हमेशा आपको बताया कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, क्योंकि आप जितना ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे उतना आपके लिए इजीली आंसर्स निकलते हैं। मैच द फॉलोइंग भी बहुत इजीली होते हैं, आप लोग डरते पता नहीं क्यों। फिर आपका मैथमेटिक, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज एंड परसेंटेज से क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन आपका ये था कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है 1200 है, टाइम आपको 4 दिया गया, रेट ऑफ रिटर्न आपका 8% है। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, पीआरटी डिवाइडेड बाय 100। तो पी की वैल्यू यहाँ पे हमको नहीं पता है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमको 1200 दिया, आर की वैल्यू यहाँ पे 8% है, और फिर आपका टाइम जो है 4 दिया गया है डिवाइडेड बाय 100, और 1200 के जब आप बराबर करोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 3750। फिर इसको इन्होंने बोला है कि इसको 3 टाइम करने के बाद, प्रिंसिपल को आप 3 टाइम करने के बाद 6% इंटरेस्ट रेट उसी क्वेश्चन पे दिया है, और आपका पर्टिकुलरली जो है टाइम जो है वो 3 दिया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा 2025 आएगा सिंपल से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 3 वैल्यूज हैं जिनका रेशियो 3, 5 और 7 है, ठीक है, और 3 वैल्यूज का, और जिनका 3, 5 और 7 के रेशियो में है, और जिनका सम आपका 975 है। तो 3, इसको आप x लगा लीजिए, इन टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नहीं, 3x 5x 7x इज इक्वल टू 975। तो x की वैल्यू 65 आ गई। अब तीनों वैल्यू पूछी गई, तो 3 इंटू 65, 5 इंटू 65, 7 इंटू 65 कर लेंगे तो आपकी तीनों वैल्यू आ जाती, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन थे, इस पे कुछ नहीं था। फिर आपका यहाँ पे एक पर्टिकुलरली परसेंटेज से क्वेश्चन था, तो यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया था 20% और 15%, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस 30-60 हो जाता है। तो लाइक आप वैल्यू मान लो 100 पे आपने 20% डिस्काउंट दिया तो आपका 80 बचा, ठीक है। अब 80 पे आप 15% डिस्काउंट दोगे तो आपका 68 वैल्यू बचेगा टोटल, ठीक है। अब 68 को आप मान लो x इंटू 68/100 मान लो 360 के बराबर, तो x की वैल्यू आपकी 4500 इजीली आ जाती है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, इसमें कुछ नहीं था। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एनालॉगिस थे। क्लासिकल स्क्वायर्स ऑफ अपोजिशंस हर जगह पूछा गया, हर शिफ्ट में पूछा गया। अभी भी जिसका एग्जाम बचा है वो जरूर इसको अच्छे से प्रिपेयर करो भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर एक क्वेश्चन ये आपका था 1 2 4, इस पे सिंपल सा कुछ भी नहीं, देखो 1 + 3 प्लस कर दिया यहाँ पे इन्होंने, और यहाँ पे भी 3 प्लस कर दिया, यहाँ पे भी 3 प्लस कर दिया, तो यहाँ पे भी 3 प्लस हो जाएगा 13, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, कुछ भी नहीं था, आपका इजीली 13 आंसर आ जाता है। इससे सिंपल क्या चाहिए आपको। पेपर 1 आपको पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो डिफिकल्ट नहीं है चीजें। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, आप लास्ट में 10 to 20 डेज पढ़ोगे तो डिफिकल्ट होंगी चीजें। आपको प्रैक्टिस करना, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है इस एग्जाम को। एमसीक्यू पे एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, जितना हो सके एमसीक्यू लगाओ, लेकिन एमसीक्यू ऐसे लगाओ कि अगर आप एक पर्टिकुलर एमसीक्यू को लगा रहे हो तो आपको चारों ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। मेरा ये मानना होता है कि मेरे एमसीक्यू आप जब लगा देखोगे, मेरे लास्ट ईयर के जितने भी एमसीक्यू हैं, तो मैं चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, और जब तक वो आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तो फिर बेकार है। आप ऐसे एमसीक्यू लगाओगे तो भी बेकार है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्रिकेट इज इक्वल टू दैट दैट दैट, कैटल इज इक्वल टू दैट, रॉकेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देखो सी को ये लिख रहे हैं 2, और कहीं पे सी है, देखो ये देखो थर्ड वाला पोजीशन देखो 2 लिख रहे हैं, सिंपल सा पता चल गया। आर को ये लिख रहे हैं, आर यहाँ पे भी है 6, तो आपको इससे इजीली पता चल गया कि सिंपल सा कुछ नहीं चल रहा। एल को ये लोग क्या लिख रहे हैं, हमको देखना है एल को ये लोग क्या लिख रहे हैं। बेसिकली एल को ये लोग लिख रहे हैं, वेयर इज एल,
ये दिस वन, एल को ये लोग लिख रहे हैं लास्ट में 7, तो इसी तरीके से सिंपल सा बन जाता। ओ को क्या लिख रहे हैं लोग, वेर इज ओ, ये दिस वन 1, ठीक है। सी को क्या लिख रहे हैं 1 2, सी को स्टार्टिंग में 2, तो इस तरीके से आप कर लेते, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन पे आपका स्कूल एज को लेके कोई था जो थोड़ा सा मॉडरेट था, लोगों ने बताया, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला गया। तो आपको कोशिश ये करनी है कि पेपर 1 हर हालत में 60 to 70 मिनट्स में आपको फिनिश करना ही करना है। अगर आप नहीं फिनिश कर पा रहे हो तो फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, सिंपल। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका फिनिश होगा। फिर आपका आईसीटी पे एक क्वेश्चन था, इंटरनेशनल नेट न्यूरलिटी पे, वॉलिटी पे क्वेश्चन था, बाइनरी टू डेसिमल पे था। नेट न्यूरलिटी के बारे में मैंने बताया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाइनरी टू डेसिमल पे कुछ नहीं होता है, सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इस तरीके से आप करके सिंपल से इसको कर लोगे, कुछ भी नहीं है, इजिली ये हो जाता है। लाइक आपका 101, इसका बाइनरी आपको फाइंड करना है, तो आपका सिंपल सा 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, तो वैल्यू आ जाती 5। अगर आपको 5 का निकालना है तो आप ऐसे देखो, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, 2 1 जा 1, 1 0, अब इसको ऐसे लिखते हैं 1 0 1, ईजिली ये क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी नहीं है इस पे, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट पे पेरिस एग्रीमेंट पे क्वेश्चंस था, ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चंस थे, ग्रीन हाउस गैस एम्बिशन पे क्वेश्चंस थे, हायर एजुकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चंस थे, इंस्टीट्यूट फॉर हायर लर्निंग से क्वेश्चंस थे, वो अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी पे क्वेश्चंस था, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो आपके हैं उस पे क्वेश्चंस थे, स्वयं पे क्वेश्चंस था, ग्रॉस एनरोलमेंट पे क्वेश्चंस था, एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस था, लाइक आपके ये पैरामीटर्स होते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलरली जो आपका ईयर था एस्टेब्लिशमेंट 882, उस पे क्वेश्चन पूछा गया था। इनरोलमेंट आपका 2035 तक कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, उस पे क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेसिकली क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। ये आपका थोड़ा सा ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना हायर एजुकेशन के, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस एक बार थोड़ा सा गलत भी कर रहे हो तो चलता है, लेकिन आपके जितने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आप 1-2 यूनिट छोड़ भी दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि एक यूनिट बहुत डिफिकल्ट है तो आप छोड़ दो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 1 पे भी हो, पेपर 2 पे एक यूनिट छोड़ के भी जाओगे तब भी आपका जेआरएफ आराम से क्लियर होगा, कोई बड़ी चीज नहीं। बस उनको एक बार देख लो, लास्ट में जाते समय एक बार देख लो, ये चीजें हैं बस। इस पे जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एनआईआरएफ रैंकिंग से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आप, ठीक है। स्वयं प्रभा, ये जितनी सिंपल ये कंसेप्ट बेस है ये तो हो सकते हैं, इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब हम चलते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 पे जो लोगों ने मेरे को रिव्यू दिया है वो बोला है कि ये पेपर जो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ये आपका पेपर इजी टू मॉडरेट नहीं था, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लगता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। तो देखते हैं, अभी एक शिफ्ट और बची, फिर उसके बाद मैं चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो आपका डिविडेंड थ्योरी पे क्वेश्चन था, गॉर्डन मॉडल जिसके बारे में बहुत अच्छे से बात की, कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी एक आपका क्वेश्चन था, आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन था जिसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आपका टाइम लिमिट फॉर शेयर कैपिटल पे एक क्वेश्चन थे, उसको भी बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी। अगर आप ये सिंपल से वीडियोस हैं, अगर आप ये देख के गए होते तो इजीली आपकी ये भी क्वेश्चंस बन जाते। ये थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे नहीं मिले, मैं बोलूंगा कि आपको, आप वीडियो देखोगे आप देखोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, बट वो कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। बेसिकली मैंने 3 से 4 बार जेआरएफ क्लियर किया है, तो मुझे पता है कि किन कंसेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस तो बहुत वाइड है, आप कभी क्लियर पूरा सिलेबस नहीं खत्म कर सकते हो नेट का, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो सिलेबस है 2 से 3 साल में खत्म होगा। 2 से 3 साल में कैसे खत्म होगा, जब आपने अपना पीजी और यूजी किया। अगर आपने पीजी और यूजी अच्छे से किया है 5 साल में, तो आपका ये सिलेबस कुछ भी नहीं है। मेरा पीजी और यूजी बहुत अच्छा, मैंने बहुत मेहनत की थी, तो मुझे सिलेबस कुछ भी नहीं लगता है। अगर आप चाहोगे कि इसको 1 साल में फिनिश कर दो तो नहीं पॉसिबल है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके इसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने बता भी रखे हैं आपको, मैनेजमेंट पे भी बताए, कॉमर्स पे भी बताए हैं, यूनिट्स भी बताई हैं। फिर ब्रांड इक्विटी से देखो, फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, इस शिफ्ट में भी है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बीसीजी मैट्रिक्स से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। G9 सेल, ये सब मैंने 7 मिनट सीरीज पे भी करवा के रखे हैं। फिलोसफी से भी एक क्वेश्चन थे, ठीक है। आपका ये आपका बीसीजी मैट्रिक्स है। आपका टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है।
कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एसटीपी से क्वेश्चंस था, आपका सेगमेंटेशन टारगेट पोजीशनिंग से क्वेश्चंस था। निश मार्केटिंग क्या होती है उससे भी कई सारे क्वेश्चंस थे। रिटेल आउटलेट्स पे क्वेश्चंस थे आपके। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, आप जाके इनको देखो। और इसके अलावा हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं कि जो और भी आए थे और जिनका आपका प्रॉपरली क्वेश्चंस आपको पता है, वो आपको मेरे को भेज सकते हो। इंस्टा पे आप मेरे को भेजो, इंस्टा पे आप मेरे से जुड़ जाओ। वहां से आपको जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करूंगा, जो भी आपके पर्टिकुलरली चीजें होंगी वो क्लियर करूंगा। टेलीग्राम पे बेसिकली मैंने पर्टिकुलर जो डिस्कशन है वो बंद करके रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुछ अनऑथराइज मटेरियल भेजते हैं। तो दैट्स वाई मैंने वहाँ पे बंद करके रखा है। वहाँ पे मैं उतना डिस्कशन नहीं करता हूँ। वहाँ पे जो भी आपका नया नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आपको मिलेगा। पर्टिकुलरली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम है वो मिलेगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से इंस्टा पे जुड़ सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। फिर मार्केट स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 3 से 4 क्वेश्चंस थे। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। ये आप वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है मैंने क्लियर किया। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, उनके जितने मॉडल हैं, उनके जितने के फीचर्स हैं, वो सारे अच्छे से क्लियर किए। ओलिगोपोली पे क्वेश्चन थे, मोनोपोलिस्टिक पे क्वेश्चन थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन थे। इसको बहुत अच्छे से बताया है कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे और लॉ ऑफ डिमांड पे क्या डिफरेंस होता है। आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप पे हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली क्या होता है, मास प्रोडक्शन कॉस्ट डिटेक्शन, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है, बेसिकली वेराइटी ऑफ गुड्स आप जब प्रोड्यूस करोगे तो वहां पे पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज होता है, ठीक है। इस पे भी बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया था मैंने। फिर आपका क्रिप्टो करेंसी पे एक पैसेज था आपका, 5 क्वेश्चंस थे वो भी बहुत अच्छे से आपको मैंने बताए। ये फाइनेंस पे मैंने एक पर्टिकुलरली वीडियो प्रोवाइड किया है अभी, जिसका एग्जाम है वो जाके देख सकते हो, जिसमें पूरे जितने भी डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, पूरा फाइनेंस कवर किया। पोर्टफोलियो थ्योरी, आपका डेरिवेटिव क्या होता है, सारी चीजें मैंने 2 to 3 आवर्स में कवर करने की कोशिश की है। आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। फिर बिजनेस फाइनेंस का आपका जो एमसीक्यू वीडियो है उस पर भी बहुत सारे एमसीक्यू मैंने प्रोवाइड किए हैं। फिर शायद आपका एक क्वेश्चन एबीपी एनालिसिस था, ऑलवेज बेटर कंट्रोल का जो आपका टेक्निक होता है इन्वेंट्री का, उससे क्वेश्चंस थे। अब लाइक जिसका एग्जाम होने वाला है एबीपी एनालिसिस आया तो मतलब कहीं ना कहीं इन्वेंट्री की जितनी एबीसी एनालिसिस, सॉरी एबीसी एनालिसिस आया तो मतलब जितनी भी इन्वेंट्री की टेक्निक है आपकी उनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप उनको बहुत अच्छे से जाके प्रिपेयर कर लो। फिर आपका डेरिवेटिव पे, स्वैप पे क्वेश्चन थे, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करके रखा है। डेरिवेटिव क्या होते हैं, देखो फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, इन पे अगर आपने ये वीडियो पढ़ लिया होता 7 to 10 मिनट्स पे वीडियो मैंने पूरा प्रोवाइड किया है, तो आपका इजी हो जाता है। टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है, वीएएलएस मॉडल क्या होता है, रिसर्च डिजाइन क्या होती है, स्टैट्स के बहुत सारे फॉर्मूले पूछे गए थे। अगर स्टैट्स का आपका ये अगर दोनों वीडियो आप अच्छे से पढ़ के गए होते, सारे फॉर्मूले मैंने कवर किया है। पूरा आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्लस आपका जितना भी जो भी स्टैट्स में जितना भी पार्ट है वो सारा कवर है इनमें, और फॉर्मूले भी हैं। फिर आपका मोटिवेशन का थ्योरी था, मैनेजमेंट का थ्योरी था, मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस पे बात थी, पैसेज था थ्योरेटिकल। अब ये पता नहीं किस टॉपिक से था, आप में से किसी ने नहीं पता है। फिर आपका जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स पे एक मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है आपका, वो जाके आप देख सकते हो। इसके प्रोसेस क्या है, 5 प्रोसेस के बारे में बात की गई थी, तो वो बेसिकली प्रोसेस भी मैंने बताया है। तो उस पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन थे कि आपका पर्टिकुलर प्रोसेस, ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रोसेसेस पे आ रहे हैं, प्रोसेसेस पे आ रहे हैं, स्टेटमेंट एंड मैचिंग पे आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस को देख के आप लोग क्या करते हो, डर जाते हो। डर इसलिए जाते हो क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, आप रट के गए होते चीजें, आप डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड करते हो। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन का पोर्शन बहुत कम हो गया है अब डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजिली एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अगर कुछ नहीं भी पढ़ रहे हो, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, ठीक है, तो ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 101% श्योर, क्योंकि लास्ट 2 टाइम मैंने नेट जेआरएफ क्लियर किया है, ड्यूरिंग माय पीएचडी किया है। मैं पीएचडी में अपना पीएचडी पे फोकस था, सिर्फ और सिर्फ आपको जितना पढ़ा रहा था उसी से मैंने नेट जेआरएफ क्लियर किया। सिर्फ 10 से 10 सारे यूनिट्स के मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा था आपको, 10 to 15 वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए, उसी से मैंने नेट जेआरएफ क्लियर किया है। तो हो सकता है, कोई भी बड़ी चीज नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपका हो जाएगा। आप पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, जितना हो सके कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। मैं
आपको एलिमिनेशन आना चाहिए कि आपको एलिमिनेट कैसे करना है। आप बड़ा क्वेश्चन देखते हो, आप डर जाते हो, इसके बाद आपको लगता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, सब होता है, ये सब माइंडसेट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर आप अपना पर्टिकुलरली माइंडसेट बना लोगे कि बड़े क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, आपका एक्सपेक्टेशन ही वही होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक्सपेक्ट करके जाते हो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, आपको सिंपल पेपर मिलेगा, वैसा पेपर नहीं आता भाई नेट का। आप पास्ट 3-4 ईयर से आप देखोगे कि पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। फिर आपका कंपनीज एक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इस पे भी मैंने 4 वीडियोस आपको प्रोवाइड किए, अगर आप ये बहुत अच्छे से देख लिए होते। इनकम टैक्स का है, इस पे लीगल एस्पेक्ट पे जितने भी आपके पर्टिकुलरली एक्ट हैं वो सारे प्रोवाइड किए। इंटरनेशनल बिजनेस का वीडियो था, इन सब से ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए। बेसल नॉर्म्स आपका पर्टिकुलरली इस पे शायद वो वीडियो नहीं दिया है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का वीडियो था, जिसमें बेसल नॉर्म्स के सारे बेसल नॉर्म्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। इंडिया में कौन सा इंप्लीमेंट हुआ, इंडिया में कब इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है। कहाँ पे बेसल नॉर्म्स के बारे में बात की गई थी, कैसे ये आया था, हाउसिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई, आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो बात थी वो बात की गई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बात की, गैट क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड सर्विस क्या होता है, ट्रिम क्या होता है, ट्रिप्स क्या होता है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ वेरियर्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस का एमसीक्यू देखोगे, जो आपके इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरीज हैं वो भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड की, उन पे भी क्वेश्चंस थे। एलएलपी पे क्वेश्चंस था, एग्रीकल्चर इनकम पे क्वेश्चंस था, इंटरनेशनल ट्रेड पे थ्योरी जो मैंने बताया कि इस पे आप देख सकते हो। क्वाइड प्रो क्यू क्या होता है, क्वाइड प्रो क्यू क्या होता है, क्वांटम मेरिट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप लीगल एस्पेक्ट्स का वीडियो देखो जाके, आपको ये दोनों टर्म 100% श्योर मिलेंगे। आईटीआर का सीक्वेंस पूछा गया था, एटीसी के डिडक्शंस पूछे गए थे, ये भी मैंने सिर्फ एक वीडियो मैंने इनकम टैक्स का प्रोवाइड किया और एक वीडियो लीगल एस्पेक्ट का प्रोवाइड किया। अगर आप ये दोनों पढ़ के गए हो तो इजिली क्वेश्चन हो जाते, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। कॉम्पिटिशन एक्ट क्या है, कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड में आपका मीन सबसे ज्यादा होता है या मीडियन सबसे ज्यादा होता है, या आपका मीन मोड सबसे ज्यादा होता है, ये भी मैंने बताया है। पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सिंपल से हैं, आप स्टेट्स का वीडियो देखते हैं तो ये चीजें आपकी क्लियर होती हैं। अभी भी जिसका एग्जाम है वो जाके इतने वीडियोस देख लो, मोर देन इनफ है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन जो बड़े आ रहे हैं ना, आप जिनसे डर रहे हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप उनको अच्छे से करोगे तो होगा। बस इतना इशू है कि आप लोग थोड़ा सा डर जाते हो, ठीक है। ये पूरे डिडक्शंस मैंने आपको जब मैंने ये आईबी इनकम टैक्स वाला वीडियो प्रोवाइड किया था, डिडक्शन बताए थे, इनके शॉर्टकट बताए थे कि आप कैसे इनको याद कर सकते हो, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेमोरी में आप एक तरीके से शॉर्टकट से चीजों को समझ सकते हो, वो भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से इंस्टा पे जुड़ सकते हो। और बात करते हैं कट ऑफ के, अभी एक शायद एग्जाम और बचा है और नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे होता है, तो अभी कट ऑफ देना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। बट आप मेरे से इंस्टा पे जुड़ सकते हो, आपको अगर लगता है कि आपके जो भी स्कोर है आप शेयर करो, मैं आप कोशिश करूंगा मोस्ट प्रोबेबली आपको चीज़ें बताऊंगा, कि बहुत अच्छे से चीज़ों को बताऊंगा कि आपके चांसेस हैं या थोड़ा सा नहीं है चांसेस, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या आपको थोड़ा सा कहीं और प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें भी हैं, क्योंकि अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप जबरदस्ती चीज़ों को करोगे तो नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप देखोगे कि पीएचडी अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर भी कर लोगे तो इसके बाद कुछ नहीं होता भाई, मैं तो बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं उस फील्ड से हूँ तो मुझे चीज़ें पता है। लाइक आप पीएचडी करोगे तो वहाँ पे आपका पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए पीएचडी के लिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ के 4 से 5 साल किसी चीज़ को दे रहे हो, उसके बाद भी आपका सर्टेनिटी नहीं है कि आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। प्लस आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो वहाँ पे भी आपको पेशेंस चाहिए, वहाँ पे भी आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो जितना हो सके अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, जितना हो सके अपने पर्टिकुलरली अगर हम बात करें थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं उन पे फोकस करो, वो अगर अच्छे होंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ये हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम का आपका नेम है, आप जाके वहाँ से मेरे से जुड़ सकते हो। ये टेलीग्राम नेम है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, बाई चांस वो काम ना करे तो आप ये सर्च करके भी मेरे से जुड़ सकते हो। फेसबुक में भी चैनल है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो।